नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट 500 क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है और उस क्वेश्चन सीरीज का हम 17वां पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले हम 16 पार्ट अपलोड कर चुके हैं और दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, 12 नवंबर को किसके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में लाया हूँ, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन के रिलेशन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं सभी को समझाऊंगा। देखिए, 12 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय पक्षी दिवस, ठीक है। और किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो ये सलीम अली के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, जो सलीम अली हैं इनका एक निकनेम है, ठीक है। इनको भारत का बर्डमैन कहा जाता है, ठीक है। भारत का बर्डमैन किसे कहा जाता है, तो भारत का बर्डमैन कहा जाता है सलीम अली को, ठीक है। और जो सलीम अली हैं इन्होंने पक्षियों से संबंधित अनेक पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन एक इनकी पुस्तक है वो पूछी जाती है तो वर्ड्स ऑफ इंडिया, ठीक है। वर्ड्स ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी, तो वर्ड्स ऑफ इंडिया जो पुस्तक है ये लिखी सलीम अली ने, ठीक है। इस पुस्तक का नाम आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम किस देश में लागू हुआ था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो जीएसटी सबसे पहले लागू हुआ था फ्रांस में, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और फ्रांस में जीएसटी लागू कब हुआ था, तो 1954 में हुआ था, ठीक है। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इंडिया में जीएसटी लागू कब हुआ था, तो इंडिया में जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। कब, 1 जुलाई 2017 को इंडिया में जीएसटी लागू हुआ था और इसीलिए हर साल 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। एक और फैक्ट इम्पोर्टेंट है कि जीएसटी लागू किया गया था कौन सा संविधान संशोधन करके, तो 101वां संविधान संशोधन करके जीएसटी लागू किया गया था इंडिया में। और जो जीएसटी है इसका फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर। तो इतनी बातें, इतने फैक्ट हमें जीएसटी के संबंध में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। तो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर पूछे गए हैं तो उनका नाम था सीडी देशमुख। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, आरबीआई के यदि प्रथम गवर्नर पूछे जाएं तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन है, ऑसबॉर्न स्मिथ। लेकिन पहले भारतीय गवर्नर पूछे जाएं तो पहले भारतीय गवर्नर कौन है, सीडी देशमुख, ठीक है। और यदि हम बात करें यहाँ पर कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो आरबीआई की स्थापना हुई थी आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आरबीआई की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी, तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। कब, इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। दोनों बातें अलग अलग हैं। किस एक्ट के तहत की गई थी, तो आरबीआई एक्ट यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई में है। एक और फैक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, जो भी मैं फैक्ट बताऊँ ना, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इन फैक्टों को चाहें तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासक ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस राजवंश के शासनकाल के दौरान की गई, तो गुप्त राजवंश के शासनकाल के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। और यदि क्वेश्चन पूछे कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाने वाला शासक का क्या नाम है, तो उनका नाम है कुमारगुप्त, ठीक है। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 5 क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजवंश के पास सर्वाधिक शक्तिशाली नौसेना थी। तो सबसे शक्तिशाली नौसेना किसके पास थी, तो चोल वंश के पास। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो वंश था उसकी स्थापना किसने की थी, तो विजया चोल ने, ठीक है। विजया चोल ने चोल वंश की स्थापना की थी। और यदि हम बात करें कि कब की थी इसकी स्थापना, तो 9वीं शताब्दी में की थी। और इसकी जो राजधानी है ये पूछी जाती है, तो चोल वंशों की राजधानी क्या थी,
तंजौर, ठीक है, तंजौर जो है इनकी राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अटॉर्नी जनरल के उम्मीदवार की योग्यता किसके समान होनी चाहिए? तो सबसे पहले तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर लगाएं, इसके बाद मैं आपको समझाता हूं। तो चलिए, जो अटॉर्नी जनरल होते हैं इनके पद के उम्मीदवार की योग्यता होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम समझ लेते हैं जो अटॉर्नी जनरल हैं। तो अटॉर्नी जनरल को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो इसका हिंदी में नाम है महान्यायवादी, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? तो महान्यायवादी कहा जाता है। और महान्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 76 में। ये कई बार रिपीट होता है कि महान्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 76 में किया गया है। देखिए, हैंड राइटिंग पे कतई ना जाए, क्योंकि हैंड राइटिंग मेरी ऐसे ही आती है, टेक्निकल रिसोर्सेज की कुछ कमी है, तो हैंड राइटिंग ऐसे ही जाएगी। लेकिन आपको हैंड राइटिंग पे नहीं जाना है, मैं जो बोल रहा हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ, वो आपको सुनना है, ठीक है। तो जो अटॉर्नी जनरल हैं इनको हिंदी में महान्यायवादी कहा जाता है और इनकी नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 76 में किया गया है। और इनकी योग्यता किसके समान होती है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होती है। अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान तो होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यताएं क्या होती हैं? तो हम काउंट कर लेते हैं। इनकी पहली योग्यता होती है कि वह भारत का नागरिक हो, कॉमन सी योग्यता है। दूसरी इनकी योग्यता क्या होती है? तो दूसरी योग्यता होती है कि वो हाई कोर्ट का न्यायाधीश रहना चाहिए कम से कम 5 वर्षों के लिए, ठीक है। कम से कम 5 वर्षों के लिए हाई कोर्ट का न्यायाधीश रहना चाहिए, या ठीक है, या तो वो 5 वर्षों के लिए हाई कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो, ठीक है, या फिर वो 10 वर्षों के लिए हाई कोर्ट का एडवोकेट यानी कि अधिवक्ता रहा हो, ठीक है। ये 2 कंडीशन पूरी करता हो। या फिर चौथी जो कंडीशन है, उसे राष्ट्रपति के मत में एक प्रतिष्ठित न्यायवादी होना चाहिए। यदि वो 5 वर्ष हाई कोर्ट के जज के रूप में कार्य उसने किया हो, ठीक है, तो वो महान्यायवादी बन सकता है। या फिर 10 वर्षों के लिए वो एडवोकेट रहा हो हाई कोर्ट में, तो वो महान्यायवादी बन सकता है। या फिर वो यहाँ पर हाई कोर्ट में जज भी नहीं रहा और यहाँ पर अधिवक्ता भी नहीं रहा, और वो राष्ट्रपति के मत में एक प्रतिष्ठित न्यायवादी है, यानी कि वो विधि का ज्ञाता है, तो वो महान्यायवादी बन सकता है, ठीक है। और एक और आपको फैक्ट याद रखना है, ये हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यताओं के बारे में बात कर रहे थे, और यही योग्यताएं होती हैं अटॉर्नी जनरल की। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए संविधान में न्यूनतम आयु का प्रावधान नहीं किया गया है कि कम से कम उनकी आयु कितनी होनी चाहिए, ये प्रावधान नहीं किया गया है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए। तो ये प्रावधान अटॉर्नी जनरल के लिए भी नहीं किया गया। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। ये सारी बातें देखिए पुस्तकों में नहीं लिखी होती, लिखी तो होती हैं, लेकिन अधिकतम जो पुस्तकें होती हैं उनमें नहीं लिखी होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वदेश मित्रम समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी? तो स्वदेश मित्रम समाचार पत्र की स्थापना की थी GS अय्यर ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने की थी? GS अय्यर ने की थी। और इसकी स्थापना कब की थी? तो इन्होंने जो है स्वदेश मित्रम की स्थापना की थी 1882 में। कब की थी? 1882 में की थी। एक और फैक्ट आपको याद रखना है, आप आज वर्तमान में एक फेमस समाचार पत्र है दी हिंदू, ठीक है। दी हिंदू जो है फेमस समाचार पत्र है। तो दी हिंदू समाचार पत्र की स्थापना भी GS अय्यर ने की थी। ये फैक्ट है, इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। नंबर 8 क्वेश्चन है, हिंद महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? तो हिंद महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश है मालदीव। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यदि हम बात करें यहाँ पर मालदीव की, तो मालदीव की राजधानी क्या है? माले। और मालदीव की जो रुपया है, जो मुद्रा है, सॉरी, मालदीव की जो मुद्रा है वो पूछी जाती है। तो मालदीव की मुद्रा है रुपया। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान देना, क्या है मुद्रा? रुपया है, ना कि रुपया। तो ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है, मालदीव की मुद्रा पूछी जाती है तो हम रुपया लगा देते हैं, लेकिन मालदीव की मुद्रा रुपया होती है, ठीक है। और मालदीव की संसद का नाम भी पूछा जाता है। तो मालदीव की संसद का नाम क्या है? मजलिस। मजलिस जो है ये मालदीव की संसद का नाम है। तो 3 बातें यहाँ से आपको याद रखना है, राजधानी माले है, और करेंसी रुपया है, और संसद का नाम क्या है? मजलिस है। और जो मालदीव है ये हिंद महासागर का सबसे छोटा द्वीप देश है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। नंबर 9 क्वेश्चन है, चमेरा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है?
तो चमेरा जल विद्युत परियोजना जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में स्थित है और ये चमेरा बांध पर रावी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? रावी नदी पर स्थित है। और जिस बांध पर यह परियोजना बनाई गई है उस बांध का नाम भी क्या है? चमेरा बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 10 क्वेश्चन है, बैजी तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो बैजी तेल शोधक कारखाना जो है ये इराक में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ये जो बैजी तेल शोधक कारखाना है चर्चाओं में रहता है, क्योंकि देखिए 2014 में जो ISIS संगठन है, ठीक है, इसने अपना कब्जा कर लिया था बैजी तेल शोधक कारखाना में, जो कि इराक में स्थित है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और इतनी तो क्षमता आपके पास है कि आप क्वेश्चन को पढ़ के, क्वेश्चन को देख के ही समझ जाते हैं कि क्वेश्चन किस लेवल का है। मौलिक अधिकारों के संचालन को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है? तो मौलिक अधिकारों के संचालन को निलंबित करने की शक्ति जो है ये राष्ट्रपति के पास है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप देखिए, देश में जब आपातकाल लगता है, आपातकाल भी कौन लगाता है? राष्ट्रपति लगाता है, ठीक है। तो देश में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति जो है ये मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। राष्ट्रपति जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हैं अनुच्छेद 12 से लगाकर अनुच्छेद 35 तक, ठीक है, सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। लेकिन अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं इनको राष्ट्रपति निलंबित नहीं कर सकता, ठीक है। दो मौलिक अधिकार हैं जो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 में दिए गए हैं, इनको राष्ट्रपति निलंबित नहीं कर सकता, बाकी सभी को कर सकता है। तो अनुच्छेद 20 में क्या दिया गया है? तो अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किया गया है, ठीक है, कि यदि आप पे कोई अपराध लगा है तो आप दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण कर सकते हैं, ये अधिकार निलंबित नहीं होता। और अनुच्छेद 21 में क्या है? तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है, ठीक है। तो ये जो दो मौलिक अधिकार हैं अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के तहत दिए जाते हैं, इनको किसी भी कंडीशन में निलंबित नहीं किया जा सकता, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के समय मूल अधिकारों के निलंबन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए, देश में आपातकाल के समय राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को, जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, उनको निलंबित कर सकता है। मैंने अभी आपको बताया है। और यह प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है, ठीक है, याद रखेंगे। लेकिन ये तो लिया गया है जर्मनी के संविधान से, लेकिन जो हमारे मूल अधिकार हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। दोनों बातें अलग अलग हैं और दोनों परीक्षा में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 13 क्वेश्चन है, हिल्सा किस देश की राष्ट्रीय मछली है? तो जो हिल्सा है ये बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बांग्लादेश में हिल्सा मछली का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है और यही मछली जो है ये बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती? तो देखिए, मैं आपको बता दूं, एक संविधान संशोधन हुआ था, 91वां संविधान संशोधन, और ये कब हुआ था? तो ये 2003 में हुआ था। इसके अनुसार मंत्रिमंडल में, ठीक है, मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती? 15% से अधिक नहीं हो सकती। और ऐसा प्रावधान किया गया था 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 12 जून को मनाया जाता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य बाल मजदूरी के प्रति विरोध एवं जागरूकता फैलाना है। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2002 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी में कौन सी एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला होता है। और जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसको रसायनों का राजा कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? तो इसको रसायनों का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, नाटो, या फिर इंग्लिश में भी नाटो लिखा है, तो नाटो का हेड क्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो नाटो का हेड क्वार्टर जो है ये ब्रुसेल्स में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्रुसेल्स किस देश में है? तो ये बेल्जियम में है, ठीक है। और यदि हम बात करें नाटो की, तो नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फुल फॉर्म जो है दी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है।
हिंदी में इसको बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ठीक है। और यदि हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। और हेडक्वार्टर मैंने आपको बताया कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में है। और इसमें सदस्य देशों की संख्या पूछी जाए तो इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 30 है। और इसका जो 30वां सदस्य देश है वो कौन सा है, तो उत्तरी मैसेडोनिया, ठीक है। उत्तरी मैसेडोनिया जो है इसका 30वां सदस्य देश है। तो इतनी बातें हमें नाटो ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, समुद्र के नीचे उठने वाली तरंगों को क्या कहा जाता है, तो समुद्र के नीचे उठने वाली तरंगों को कहा जाता है सुनामी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सुनामी जो है एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है समुद्री तूफान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की थी, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है, रैयतवाड़ी सिस्टम जो है ये मद्रास प्रेसिडेंस में लागू किया गया था सबसे पहले। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो रैयतवाड़ी सिस्टम है ये भूमि कर से संबंधित है, ठीक है। और ये जो सिस्टम है ये किसने शुरू किया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसकी शुरुआत की थी टॉमस मुनरो ने, ठीक है। कब की थी, 1802 में की थी। और कहाँ की थी, तो मद्रास प्रेसिडेंस में की थी। और ये जो टॉमस मुनरो है ये मद्रास का तात्कालीन गवर्नर था उस टाइम, ठीक है। और देखिए ये जो रैयतवाड़ी सिस्टम है, मैं आपको बता दूं कि ये जो इसका निर्धारण है किस प्रकार से किया जाता था, तो जो किसानों के लिए रेवेन्यू प्राप्त होता था भूमि से, ठीक है, तो इसका जो निर्धारण है वो रेवेन्यू के आधार पे नहीं किया जाता था, वो किया जाता था एरिया वाइज, यानी कि जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, जिसके पास ज़्यादा भूमि है उससे ज़्यादा कर लिया जाएगा, भले उसकी फसल जो है नष्ट हो गई हो या फिर वो भूमि बंजर हो, ठीक है, तो उससे ज़्यादा कर लिया जाता था। तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ये रेवेन्यू के आधार पे नहीं थी, ये एरिया वाइज बनाई गई थी। जिसके पास ज़्यादा एरिया है, जिसके पास ज़्यादा खेत हैं उससे ज़्यादा कर लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र जो है कहाँ पर स्थित है, तो इसकी कब्र जो है गाजीपुर में स्थित है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। गाजीपुर कहाँ पर है, तो ये यूपी में है। और देखिए जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है प्रथम गवर्नर जनरल माना जाता है जिसकी मृत्यु भारत में हुई थी, ठीक है। और जो कॉर्नवालिस है इसको भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है। भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहरा माथा समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य किसके संरक्षण के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो गहरा माथा समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये कछुए के लिए प्रसिद्ध है। और देखिए कछुए की एक प्रजाति है, कछुए की एक प्रजाति कौन सी है, ऑलिव रिडले, ठीक है। ऑलिव रिडले एक कछुए की प्रजाति है और इसी प्रजाति के लिए ये जो अभ्यारण्य है पूरे संसार में फेमस है, ठीक है। और ये अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये जो अभ्यारण्य है ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ये उड़ीसा में स्थित है। एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कछुआ संरक्षण परियोजना, कछुआ संरक्षण परियोजना कब से शुरू हुई, तो कछुआ संरक्षण परियोजना जो है ये 1975 से शुरू हुई। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कांग्रेस अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी, तो 31 दिसंबर 1929 को की गई थी। किस अधिवेशन में की गई थी, तो लाहौर अधिवेशन में की गई थी। और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो सारी बातें आपको याद रख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उद्योग कच्चे माल पर आश्रित उद्योग है, तो देखिए यदि हम इन चार ऑप्शन में से बात करें तो जो चीनी उद्योग है ये कच्चे माल पर आश्रित उद्योग है, क्योंकि इसको कच्चे माल की जरूरत पड़ती है, जैसे गन्ना हो गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल अकेडमी यानी कि नेशनल वाटर अकेडमी कहाँ पर स्थित है, तो नेशनल वाटर अकेडमी जो है ये खड़कवासला में स्थित है। कहाँ पर, खड़कवासला में स्थित है। खड़कवासला कहाँ पर है, पुणे में है, ठीक है। पुणे यानी कि ये महाराष्ट्र में है खड़कवासला, और यहीं पर जो है नेशनल वाटर अकेडमी स्थित है। नंबर 25 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं इनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं नीति की। तो नीति का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी में इसको बोलते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। और यदि हम बात करें इसकी स्थापना की, तो नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर
1 जनवरी 2015 को की गई थी। कब की गई थी इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 में की गई थी। किसने की थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी स्थापना की थी। और जो नीति आयोग है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नीति आयोग जो है गैर संवैधानिक निकाय है। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। कहने का मतलब ये है कि इसका संविधान में कहीं पर भी वर्णन नहीं किया गया है। और नीति आयोग को भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। ठीक है, भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। किसको? तो नीति आयोग को कहा जाता है। ठीक है, और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो तात्कालीन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो तात्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं, वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो नीति आयोग के संबंध में इतनी बातें हमें याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, जो कि हम पूछते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो से। बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बनिहाल दर्रा के बारे में आपको पढ़ा चुका हूं। तो आपके लिए 4 ऑप्शन हैं, आप इसका आंसर लगाएं और आप यदि चाहें तो इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करें, और इस वीडियो को अपने स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो का अपडेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 500 जीके जीएस की हमारी सीरीज चल रही है, इसके 17 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, यदि आपने नहीं देखे तो उनको भी देख लें। और हमारी साइंस की भी सीरीज चल रही है मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चन की, तो उसको भी ज़रूर विजिट करें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।